देश में साल के मध्य में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर घमासान तेज होता जा रहा है। आम चुनाव की तारीखों के ऐलान भले ही अभी उसमें समय है, लेकिन भाजपा पूरी तरह चुनावी मोड पर आ गई है। इसी क्रम में भाजपा ने अपने चुनावी अभियान की शुरुआत उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से कर दी है, जहां चुनावी अभियान का थीम सॉन्ग भी लॉन्च किया गया। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश स्तर पर भी गांव चले अभियान शुरू किया है, जिसका मकसद पार्टी के 10% वोट बैंक को बढ़ाना है। युवा वोटर्स को साधने के लिए नव मतदाताओं से 2024 तक देश को 2047 तक देश को विकसित भारत का संकल्प दिलाया गया। उधर घोषणा पत्र में वादों के लिए नमो ऐप पर जनता से सुझाव भी मांगे जाने की तैयारी है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि आने वाले चुनाव के लिए भाजपा पूरी तरह से तैयार है, तो वहीं विपक्षी पार्टियां अकेले और गठबंधन के रूप में मोदी को चुनौती देने की पूरी कोशिश में है। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान पीएम मोदी को लगातार निशाने पर ले रहे हैं। उधर अन्य दलों की भी अपनी अपनी तैयारियां हैं, लेकिन सवाल यही है कि क्या 400 पार का टारगेट लेकर चल रही भाजपा और पीएम मोदी अपने सभी मकसद में कामयाब हो पाएंगे? जनता मांगे जवाब में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। प्राण प्रतिष्ठा पूरी, अब राष्ट्र प्रतिष्ठा में। सपने नहीं हकीकत बुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते, तभी तो सब मोदी को चुनते। अयोध्या में मैंने रामलला के सानिध्य में कहा था कि प्राण प्रतिष्ठा का कार्य संपन्न हुआ, अब राष्ट्र प्रतिष्ठा को नई ऊंचाई देने का समय है। देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। चुनाव में अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। ऐसे में सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी अभियान का शंखनाद किया। पीएम मोदी ने बुलंदशहर से चुनावी कैंपेन का आगाज करते हुए अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब राष्ट्र प्रतिष्ठा की बात कही। नव मतदाता सम्मेलन के दौरान भी चुनाव अभियान के लॉन्चिंग के समय एक स्लोगन और थीम सॉन्ग भी लॉन्च किया गया। वीडियो में बताया गया कि कैसे पीएम मोदी ने करोड़ों भारतीय लोगों के सपनों को हकीकत में बदल दिया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि जनता की भावना को समझते हुए इस स्लोगन को पार्टी ने अपनाया है। नया स्लोगन पार्टी की मोदी की गारंटी अभियान का पूरक है। हमें देव से देश और राम से राष्ट्र के मार्ग को और प्रशस्त करना है। हमारा लक्ष्य साल 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है। और लक्ष्य बड़ा हो तो उसके लिए हर साधन जुटाना होता है। सबको मिलकर के प्रयास करना पड़ता है। विकसित भारत का निर्माण भी यूपी के तेज विकास के बिना संभव नहीं है। इसके लिए हमें खेत खलिहान से लेकर ज्ञान, विज्ञान, उद्योग, उद्यम तक हर शक्ति को जगाना है। इसके अलावा पार्टी ने घोषणा पत्र में वादों के लिए नमो ऐप पर जनता से सुझाव मांगे हैं। साथ ही भाजपा ने हर बूथ पर 10% वोट शेयर बढ़ाने के लिए भी प्लानिंग की है, जिसके तहत प्रदेश स्तर पर गांव चलो अभियान चलाया जाएगा, जिसमें पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर नेता 24 घंटे गांव में रुकेगा। गांव चलो अभियान भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश के अंदर लिया है। ये अभियान 4 फरवरी से लेकर के 11 फरवरी तक भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता 24 घंटे गांव के अंदर रहेंगे।
मध्य प्रदेश की आज की हमारी इस बैठक में सभी जिलों के हमारे इस अभियान के प्रभारी, हमारे बूथ प्रबंधन टोली के जो जिले के इंचार्ज हैं, वो ऐसे सभी कार्यकर्ता आज इस बैठक में हमने तय किया है कि 9, 10, 11 फरवरी को भारतीय जनता पार्टी का पूरा नेतृत्व 53,131 गांव, लगभग 4200 के करीब नगर के जो वार्ड हैं वो वार्ड जहां पर एक बूथ है, और मझले टोलों तक मिलाकर के लगभग 80,000 स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता 24 घंटे गांव के अंदर रहेंगे। फिर कह रहा हूँ, आप बार बार कहेंगे कि मैं वही बात कहूँगा। 10% वोट कोई भी राजनीतिक पार्टी कैसे बढ़ा सकती है? सिर्फ ईवीएम का दुरुपयोग करेंगे और उसके नैरेटिव अभी से डेवलप कर रहे हैं ये लोग ऐसी हरकतों के माध्यम से। भाजपा के इस चुनावी अभियान के कई भाग होंगे। अभियान का मुख्य गाना आज रिलीज किया गया है, जो कि बेहद इमोशनल अंदाज में पेश किया गया है। आने वाले दिनों में पार्टी द्वारा चरणबद्ध तरीके से डिजिटल होर्डिंग्स, डिस्प्ले बैनर और डिजिटल फिल्में आदि भी रिलीज करने की योजना बनाई गई है। ऐसे में मिशन 24 में महाविजय के लिए बीजेपी का प्लान तैयार है और बीजेपी अपने अभियान के साथ आगे बढ़ रही है। तो जिस तरह से बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है, गांव चले अभियान की शुरुआत की है, विकसित भारत संकल्प यात्रा तो लगातार बीजेपी की तरफ से चल ही रहा है और अभी 22 जनवरी को भगवान श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई है। तो यहां पर बीजेपी पूरी तरह से चुनावी मोड में आ गई है, क्योंकि भाजपा ने 400 प्लस का टारगेट यहां पर लेके रखा हुआ। क्या इन सभी जिस तरह से सारी स्टडी जो बीजेपी ने शुरू की है, बीजेपी 400 पार पहुंच पाएगी और बीजेपी को इससे कितना फायदा होगा, इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है, मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराता हूं। हमारे साथ रहेंगे बीजेपी प्रवक्ता उत्तर प्रदेश से गौरव मिश्रा जी, कांग्रेस प्रवक्ता दिल्ली से मयंक शर्मा जी, सपा प्रवक्ता उत्तर प्रदेश से रविंद्र प्रताप सिंह जी, वरिष्ठ पत्रकार उत्तर प्रदेश से सुनील त्रिपाठी जी, और स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है आप प्रवक्ता रमाकांत पटेल जी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास चर्चा में। सबसे पहले हालांकि गौरव मिश्रा जी के पास जाना चाह रहा था, लेकिन थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे वो। तो मयंक शर्मा जी, आपसे शुरुआत करते हैं चर्चा की। मयंक शर्मा जी, जिस तरह से आप लोग का इंडिया गठबंधन बहुत मजबूती के साथ बना था, लेकिन अभी गठबंधन में तल्खी दिखाई दे रही है। ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया बंगाल में हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, पंजाब में आप पार्टी ने कह दिया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, और उसी के मुकाबले बीजेपी की जो स्ट्रेटेजी लगातार यहां पर बढ़ती जा रही है। 22 जनवरी का भव्य कार्यक्रम, कहीं ना कहीं बीजेपी को इससे जरूर फायदा होगा। दूसरी तरफ विकसित भारत संकल्प यात्रा, वो भी बीजेपी की लगातार चल रही है, उसमें कई लोगों को जोड़ा जा रहा है, क्योंकि जो पात्र हितग्राही अगर उनको लाभ होगा तो कहीं ना कहीं चुनाव में बीजेपी को इसका लाभ जरूर देखने को मिलेगा। और अब गांव चले अभियान की भी शुरुआत कर दी है। तो जो 400 प्लस का बीजेपी यहां टारगेट लेके चल रही है, उसके हिसाब से बीजेपी ने यहां पर एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया। वहीं दूसरी तरफ आप लोग की जो स्ट्रेटेजी है वो कमजोर पड़ती जा रही है। आप सभी को मेरा प्रणाम। अभी जस्ट मैंने उनका गाना सुना तो मुझे लगता है उस गाने की लाइन दो सबसे पहले मैं करेक्ट करना चाहता हूँ। किसानों को वो दिन दहाड़े बुनते, क्या इसीलिए सब मोदी को चुनते। साहब देखिए, आपने बात करी गठबंधन की, तो आज से 3 से 4 दिन पहले 2 से 3 बार आम आदमी पार्टी से हमारी बैठक मुकुल वासनिक जी के घर पे बैठक हुई और आगे आने वाले चुनावों पर चर्चा हुई। तो पंजाब में ये फैसला दोनों ने मिलकर लिया है कि हम लोग अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि वहां एक आम आदमी पार्टी सत्ता में और पूर्ण रूप से विपक्ष में जो है वो कांग्रेस है। तो हमारा ये फैसला था कि हम लोग पंजाब में अलग से चुनाव लड़ेंगे। और रही बात दिल्ली की, तो दिल्ली में हमारा गठबंधन हो रहा है और बंगाल में भी हमारा गठबंधन होगा, उत्तर प्रदेश में भी हमारा गठबंधन होगा, और ये हमारा परिवार है, हम इस परिवार को साथ लेंगे। ये लड़ाई आपस में लड़ाई की नहीं है, ये लड़ाई है तानाशाही के खिलाफ, ये लड़ाई है भ्रष्टाचार के खिलाफ, ये लड़ाई है लोकतंत्र को लीकतंत्र होते हुए ना देखें उसकी लड़ाई, ये लड़ाई है महिलाओं को बचाने की लड़ाई, ये लड़ाई है युवाओं को रोजगार देने की लड़ाई। तो भागीरथ जी, ये छोटी बात होती है, कई बार किसी की सहमति होती है, कई बार किसी की असहमति होती है। शर्मा जी, जैसे एक परिवार में एक प्रदेश में आप पार्टी और आप लोग अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं, बंगाल में
ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया हम अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। देखेंगे कुछ ही राज्य ऐसे हैं जहां पर आप लोग का क्षेत्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन है, उस तरह से अगर होता है तो फायदा होगा। वहीं पर यह गठबंधन काम नहीं कर रहा है और जनता फिर इसको किस तरह से लेगी। आप पंजाब में आप अलग अलग लड़ रहे हैं, दिल्ली में साथ लड़ रहे हैं, तो आपको लगता है कि जनता इस बात को समझ पाएगी और जिस उद्देश्य के साथ आप लोग लड़ रहे हैं, एक गठबंधन बना रहे हैं, वो उद्देश्य पूरा हो पाएगा? भागीरथ जी, इस बार ना मुद्दा बहुत साफ है। जनता ने पिछले 10 सालों में भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही सरकार को देखा है और वो ना बड़ी इच्छुक है इस सरकार को हटाने के लिए। ये बात कर रहे हैं 400 पार की। मुझे अचंभा नहीं होगा अगर ये कल को ये भी कहेंगे कि हम 600 पार भी ला सकते हैं। बहुत अचंभा नहीं होगा क्योंकि 543 सीटें हैं, उनमें से 600 सीट भी भारतीय जनता पार्टी ला सकती है। तो मुद्दा जनता का मुद्दा है। जनता जिसको चाहेगी 2024 में सत्ता में बिठाएगी और जो हमारा कार्य चल रहा है वो घर घर जाकर हमारे जो सांसद लड़े हुए हैं, विधायक लड़े हुए हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, वो घर घर जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, उनसे उनकी परेशानी जान रहे हैं, समस्या समझ रहे हैं। इसीलिए इंतजार हो रहा है। भागीरथ जी, इंतजार करिए, 2024 बेहद नजदीक है और हम सभी को एक अच्छी और मजबूत सरकार मिलने वाली है। ठीक है, आप पूरी तरह से जनता भरोसे है, इसमें कोई शक नहीं। जनता ही चुनाव करती है, जनता ही वोट डालती है, लेकिन जो पार्टियां हैं वो कन्विंस करती है जनता को, और जो पार्टी ज्यादा बेहतर कन्विंस करने में जनता को सफल होगी, मुझे लगता है जनता उसको जरूर वोट करती है। लेकिन यहां पर रविंद्र प्रताप जी देखिए, जिस तरह से हम देख रहे हैं बीजेपी की स्ट्रेटेजी यहां पर लगातार एक के बाद एक बढ़ती जा रही, मजबूत स्थिति में यहां पर बढ़ती जा रही। बीजेपी ने पहले से 400 प्लस का टारगेट लेकर रखा हुआ है, 300 प्लस अभी बीजेपी खुद है, एनडीए मिला ले तो 350 के ऊपर है। और वहीं दूसरी तरफ आप लोग का जो गठबंधन है, अभी सीट शेयरिंग को लेकर अभी चीजें क्लियर नहीं हो पाई हैं। उत्तर प्रदेश में बसपा ने कह दिया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। तो कैसे आप लोग एक मजबूत स्थिति में अपने आप को देखते हैं बीजेपी के सामने, एनडीए के सामने? पहले तो बीजेपी की मजबूती की चर्चा करके आपको बता दें, 28 राज्यों में से केवल 9 राज्य में उसकी पूर्ण बहुमत की सरकार है, अरबों रुपए खर्च करने के बाद। पिछले 15 चुनाव में से 11 चुनाव बीजेपी हार गई है। अभी जो अंतिम चुनाव हारी है, राजस्थान में हारी है, हारने वाला उनका मंत्री है। इससे पीछे जो चुनाव हुआ था पर्वतीय परिषद का, वो बीजेपी और जनसंघ के टाइम की सबसे बुरी हार थी। 26 में से 2 सीटें मिली थी। फिर उत्तर प्रदेश में आ जाइए, 50% लोकसभा में तब भी हार गए, 9 सीट। विधानसभा में 41% हार गए, 57 सीट। फिर निकाय का चुनाव हुआ तो 30% पहुंच। अगर यही मजबूती है, यही बढ़ रहा, तो ईश्वर करे इससे और तेजी से वो बढ़ना शुरू हो जाए। अब आता है कि हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे जीतेंगे। तो हमारे साथ इंडिया गठबंधन है। सबसे पहले तो एक अर्थमेटिक वाला प्रपोजिशन कि वो 37% है, हम 63% है। बार बार ये प्रश्न आता है कौन कहां लड़ेगा। तो हम जहां लड़ेंगे उसकी चर्चा तो हो रही है, लेकिन बीजेपी कौन कहां लड़ेगी ये आज तक बताने को तैयार नहीं। अपनी 38 पार्टियों का नाम बताने के लिए भी तैयार नहीं है कि कौन 38 पार्टी है। एक प्रवक्ता का दिया 48 पार्टियां हैं। तो हम जो लड़ रहे हैं वो जन कल्याणकारी मुद्दों पे लड़ रहे हैं। बीजेपी लड़ने की तैयारी कर रही है उन्माद पे। जन कल्याणकारी मुद्दों में अगर मोटा मोटा देख लिया जाए तो भारत के हर नागरिक पे पिछले 10 साल में 1.4 लाख रुपीस का उधार है हर भारतीय के ऊपर में। आयात निर्यात का घाटा बढ़ के 265 अरब डॉलर पहुंच गया है। हम 65वें नंबर के गरीब देश हो गए हैं। रुपए का अवमूलन होके 83-84 हो गया है। ये इतने में ही सारी नरेंद्र मोदी की असफलता दिख जाती है। जो सबसे बड़ा हमारा आयात में इस घाटे के बावजूद जो सबसे बड़ा सेगमेंट था हमारा कृषि का था, वो कृषि में भी जो इन्होंने लक्षित टारगेट रखा था उसमें 6% कम उत्पादन हुआ है। और उस कृषि क्षेत्र को भी अपने व्यापारी मित्रों को बेचने की तैयारी कर रहे हैं। और किसानों पे और डबल चोट क्या कर दिया, खाद 10 किलो कम कर दिया यूरिया में, और सारे खादों का दाम 75% बढ़ा दिया। और गन्ना का मूल्य कितना बढ़ाया, 40 रुपए। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि जो सारे मुद्दे हैं, सारे मुद्दे असर डालेंगे। और आप लोग का जो गठबंधन है अभी सीट शेयरिंग को लेकर जो बहुत जगह मामला फंसा हुआ, आप लोग को उम्मीद है कि चुनाव से पहले सारी चीजें ठीक हो जाएंगी और सभी साथ मिलकर लड़ेंगे। लेकिन 2 जगह ऐलान हो गया है कि वहां हर पार्टी अकेले अकेले चुनाव लड़ रही है। ठीक है, सुनील त्रिपाठी जी,
जिस तरह से अगर हम देखें, हम दोनों अगर दलों को देखें, दोनों पार्टियों को देखें, जिसमें एक तरफ एनडीए और दूसरी तरफ इंडिया अलायंस है, अब क्या देख रहे हैं, किसकी तैयारी यहां पर ज्यादा बेहतर दिखाई दे रही है? क्योंकि देखें इंडिया अलायंस में अगर देखें आप, अभी सीट शेयरिंग को लेकर मामला फंसा हुआ है। वहीं बीजेपी की तरफ से हालांकि विपक्षी पार्टी आरोप यह भी लगाती रही है कि एनडीए में कौन दल कहां से लड़ेगा, इसको लेकर वो पार्टी भी क्लियर नहीं है। लेकिन जिस तरह से यहां पर स्ट्रेटेजी बीजेपी की तरफ से अपनाई जा रही है, उसका असर कहीं ना कहीं लग रहा है शायद बेहतर हो सकता है और बीजेपी इसमें फायदा हो सकता है। आपको क्या लगता है, कौन ज्यादा बेहतर स्थिति में है अभी चुनावी तैयारी को लेकर? ये तब भी मंथन करती है और हारती तब भी चिंतन और मंथन करती है। विपक्ष आज तक अभी नहीं डिसाइड कर पाया है कि कौन दल हमारे साथ रहेगा, कौन दल हमारे साथ नहीं रहेगा। बयानों की एकदम आंधी आ रही है, ममता जी कुछ कह रही हैं, आप पार्टी कुछ कह रही है, और उत्तर प्रदेश जो स्थिति है वो सबसे विचित्र है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रतिद्वंदी के रूप में केवल समाजवादी पार्टी ही उत्तर प्रदेश में है। क्या अखिलेश जी चाहेंगे कि राहुल गांधी जी का भी यहाँ वर्चस्व हो या अन्य दलों का वर्चस्व हो? पैरेलल कोई पार्टी को चाहेंगे कि हमारे बगल में खड़ी हो? मेरी सोच से कभी नहीं चाहेंगे। यही है कि क्षेत्रीय दल जहां जहां है वहां दूसरे दल को चाह नहीं रहे कि यहां पनपे। नहीं तो जब से गठबंधन बनाए कई मीटिंगें हो गई, मीटिंग रिजल्ट क्या आ रहा है? मेरी सोच कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। आप अपने को देखें, अपने में भारतीय जनता पार्टी मान लीजिए 38 दल हैं, जो भी उनके दल हैं, लेकिन कोई उनमें विवाद तो नहीं हो रहा है। एक दल एक साथ आवाज देने खड़े तो हो रहे हैं। आपके वहां तो 28 हैं और उसमें भी इतने वितरघात हो रही है कि भी स्पष्ट नहीं हो रहा। हमको तो लग रहा उत्तर प्रदेश में जो खबरें आ रही हैं, लोग राष्ट्रीय लोकदल और अखिलेश जी चुनाव लड़ेंगे, बाकी पार्टियों क्या होगा? और बड़ा निवेदन साहब मैं कहना चाह रहा हूं भागीरथ जी, देखिए नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव का बिगुल बुलंदशहर में बजा दिया है। दो कारण है कि 17 के चुनाव में भाजपा को फायदा हुआ, 19 के चुनाव में भाजपा को नुकसान हुआ पश्चिम से, और वो क्षेत्र कल्याण सिंह जी का भी कर्म क्षेत्र रहा है, वहां चर्चा भी हुई उनके नाम की। तो जो पश्चिम से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई करने के लिए ही नरेंद्र मोदी जी ने बुलंदशहर से शुरुआत की है। और इसका कहीं न कहीं फायदा मिले, जिस तरह से उन्होंने सौगात किया उत्तर प्रदेश को, तो कहीं न कहीं निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा। लेकिन विपक्ष अभी न कोई मुद्दे ढूंढ पाया है, न सीट शेयरिंग को निर्णय ले पाया है। कहीं ऐसा न हो जाए कि चुनाव आयोग अपनी डेट घोषित कर दे और आप लोग जो है आपस में ही लड़ते झगड़ते रहें। ठीक है रमाकांत पटेल जी, कहीं ऐसा ना हो जाए कि चुनाव आयोग डेट डिक्लेयर कर दे, चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दे और आप लोग का सीट शेयरिंग क्लियर नहीं हो पाए? क्योंकि पंजाब में तो आप लोग के बीच में कह रहे हैं, कांग्रेस के नेता ने कहा कि आप और पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी ने, दोनों ने मिलकर फैसला किया कि हम अलग अलग चुनाव लड़ेंगे, लेकिन दिल्ली में हमारा गठबंधन रहेगा। जनता इसको भी कैसे बचाएगी, इस पर भी सवाल जरूर उठेगा। लेकिन जिस तरह से शुरुआत हुई आप लोग गठबंधन की, उस तरह से अभी लगातार चीजें नहीं चल रही। सीट शेयरिंग में भी मामला फंसा हुआ है और देख रहे हैं हम अभी तो जो आप लोग की पार्टियां हैं वो तो अकेले के लिए चुनाव लड़ने के लिए अब तैयार हो गई है, और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी देखेंगे जिस तरह से प्राण प्रतिष्ठा हुई, उसका असर कहीं ना कहीं क्या कुछ होगा देखने वाली बात होगी। लेकिन एक भव्य कार्यक्रम बीजेपी ने उसका किया है पूरे देश में, और वहीं गांव चले अभियान की शुरुआत कर दी है। विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत कई लंबे समय से चली रही है, इसको लेकर कई हितग्राहियों को जोड़ा जा रहा है। तो बीजेपी के मुकाबले जो तैयारी आप लोग गठबंधन की, वो थोड़ी सी यहां पर कमजोर लगती है। देखिए भागीरथ जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी बड़ी तेजी से प्रचार कर रही है। और अभी 22 तारीख का आपने जिक्र किया, दिल्ली में आपने देखा 22 तारीख को कैसे कार्यक्रम हुए। तो भारतीय जनता पार्टी को श्रेय मिले ये भारतीय जनता पार्टी जाने, लेकिन देश की जनता को श्रेय मिलता है इसका, जिन लोगों ने शुरू में कुर्बानियां दी, जो लोग इस मंदिर के निर्माण के लिए, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए लगे रहे, जिन्होंने सही स्थान बताया शंकराचार्यों ने, उनको तो गायब ही कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। खैर मैं उस बात पे नहीं आता हूँ। भारतीय जनता पार्टी हमेशा प्रचार के मोड़ पे रहती है, ये आप भी जानते हैं। जब कोरोना फैल रहा था तो प्रधानमंत्री जी बंगाल में चुनाव प्रचार कर रहे थे, मध्य प्रदेश के अंदर सरकार गिराने का काम कर रहे थे। तो ये कुछ भी कर सकते हैं। और अभी तो मैं इनको याद दिलाऊं, देखिए इस बात से लोग वोट नहीं देते हैं कि इन्होंने कितना प्रचार कर लिया। लोग इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि 10 साल पहले 2014 के चुनाव में इन्होंने क्या कहा था। इन्होंने कहा था कि बहुत हुआ भ्रष्टाचार, आज भ्रष्टाचार पे सरकार चुप है। इन्होंने कहा था हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे,
युवा बेरोजगारी से आत्महत्या कर रहा है। इन्होंने कहा था कि महिलाओं पे अत्याचार जो हो रहा है उसको बंद करेंगे। आज महिलाओं पे अत्याचार के मामले इनके सरकार में बैठे हुए नेता, इनके मंत्री, इनके विधायक कर रहे हैं। तो ये किसी से नहीं छुपा। इन्होंने कहा था किसानों की आय दोगुना करेंगे, किसानों के लिए काला कानून ले आते हैं। इन्होंने कहा था कि हर खाते में 15 लाख लेके आएंगे। बाद में इनके गृह मंत्री जी ने कहा ये तो चुनावी जुमला था। इन्होंने कहा था कि 30 से 35 रुपए में पेट्रोल मिल सकता है, डीजल मिल सकता है 32 से 35 रुपए में। ये बात भी इनकी झूठी निकली। अच्छे दिन का वादा किया था, सारा झूठ। तो ये देश की जनता भी देख रही है और निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो भी उम्मीदवार रहेगा जनता उसको जिताएगी। ये सारे तो वो मुद्दे हो गए जिस मुद्दे को लेकर आप सरकार को घेरोगे। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है। ये वो सारे मुद्दे हो गए जिस मुद्दे को लेकर आप सरकार को घेरोगे। लेकिन तैयारियों की अगर बात कर लें, तैयारियां आप लोग की जो गठबंधन है उस तैयारी में उस मजबूती के साथ आगे नहीं बढ़ पा रही है। अभी तो सीट शेयरिंग में मामला फंसा हुआ है। देखिए कहीं कोई मामला नहीं फंसा है। ऊपर लेवल पे पंजाब में तो क्लियर हो गया ना कि आप लोग अकेले लड़ रहे हैं, कांग्रेस अकेले लड़ रही है, आप भी अकेले लड़ रहे हैं। ये बैठ के आपस में तय हो गया, कहीं कोई मामला नहीं है भागीरथ जी। और जो अलग अलग लड़ रहे हैं तो भी गठबंधन किस बात का, मुझे ये तो बताइए आप। जो चीजें रह गई हैं वो सामने आ जाएंगी जल्द ही। कहीं कोई मामला नहीं है। एक मामला जरूर है कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है, मजबूती से चुनाव लड़ना है। केवल एक मामला है। ठीक है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया गठबंधन कैसा है कि अलग अलग लड़ रहे हैं हम लेकिन गठबंधन में साथ में। ठीक है गौरव मिश्रा जी, देखिए जिस तरह से मेरी आवाज आ रही है आपको गौरव मिश्रा जी? जी भगीरथ जी गौरव जी, देखिए जिस तरह से आज नव मतदाताओं के साथ आप लोग कई नेता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रूबरू हुए, उनसे बातचीत की, तो यहां पर 400 प्लस का जो टारगेट आप लोग ने फिक्स किया, आपको लगता है जिस तरह से जो तैयारी आप लोग के विकसित भारत संकल्प यात्रा चल रही है, गांव चले अभियान की शुरुआत हो गई है, भगवान श्री रामलला की बड़ी प्राण प्रतिष्ठा हुई और उसको लेकर बड़ा भव्य कार्यक्रम आप लोग ने आयोजित किया, तो ये सारी जो आप लोग की तैयारी है ये आपको इस दिशा की ओर लेकर जाएगी? आपको लगता है कि 400 प्लस आप पहुंच पाएंगे? क्योंकि इंडिया गठबंधन भी अपनी मजबूत स्थिति में बनाने में लगी हुई है और वो हर रणनीति जो आप बना रहे हैं उसका काट ढूंढने में लगी हुई है। देखिए भारतीय जनता पार्टी की चल रही सरकार, चाहे डबल इंजन की सरकार हो, जहां हमारी भारतीय जनता पार्टी की राज्य में सरकारें हैं, वो बड़े अच्छे तालमेल और बहुत सुनियोजित ऑर्केस्ट्रा बल्कि कहा जाए पूरे एक सूत्र के साथ वो काम कर रही है और विकास कार्यों को समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति तक पहुंचा रही है। और वहीं संगठन, भारतीय जनता पार्टी का संगठन, हमारे सातों मोर्चे सबको अलग अलग टास्क दिए हुए हैं, अलग अलग कार्यक्रम आते हैं और उन कार्यक्रमों में 365 दिन हमारे कार्यकर्ता जनता के बीच में रहते हैं, उनके बीच में जाते हैं, उनकी समस्याओं को सुनते हैं और सरकार तक एक सेतु का काम करते हैं, उन बातों को पहुंचाते हैं। इसीलिए आपने देखा उत्तर प्रदेश में गन्ना के मूल्य की बात की, अगर वृद्धि की बात हो तो वो किसान मोर्चा के द्वारा अभी प्रस्तावित किया गया था, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया। तो भारतीय जनता पार्टी के संगठन का जो कनेक्ट है, जो संवाद है, वो जनता के साथ सीधा है और वो किसी दूसरे दल के बुराई पर आधारित नहीं है, उनके ऊपर पत्थर फेंकने पर आधारित नहीं है, बल्कि जनता की समस्याएं, जो उनके कष्ट है, जो उनकी परेशानियां हैं, उनको दूर करने को लेकर के जमीन पे हम जाते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने आज स्पष्ट कहा, चुनावी रैली या चुनावी आगाज की बात कर रहे हैं, हम तो अपना काम कर रहे हैं और 365 दिन पिछले 10 वर्षों से काम कर रहे हैं। चुनावी आगाज तो जनता करती है और निश्चित रूप से जनता इसीलिए मोदी जी के दिए हुए वचनों पर विश्वास करती है और मोदी जी उसको पूरा करते हैं, जमीन पर उतारते हैं। और मोदी जी की गारंटी ही गांव-गांव में चल रही है, चाहे वो विकसित भारत संकल्प यात्रा हो या फिर ग्राम परिक्रमा यात्रा हो, हमारी अलग अलग मोर्चों की इन चीजों को हम लोग लेकर के जाते हैं। वहीं विपक्षी गठबंधन की स्थिति आप देखिए, बैठक पे बैठक होती रही, कभी बेंगलोर हो रही है, कभी मुंबई हो रही है, कभी दिल्ली हो रही है, कभी वर्चुअल हो रही है, लेकिन आज क्या स्थिति है? ढाक के 3 पात पश्चिम बंगाल में स्पष्ट कर दिया कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, पंजाब में स्पष्ट कर दिया आम आदमी पार्टी ने हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। अभी आप देखिए पिक्चर अभी बाकी है बिहार में क्या होने वाली है। उत्तर प्रदेश में आपने देखा कि इस तरीके से अखिलेश वखलेश और चिरकुट तक बात आ गई। तो जहां पर इस प्रकार का अपशब्दों का इस्तेमाल होता हो एक गठबंधन के अंदर, जिसको ये कह रहे हैं कि तथाकथित इंडिया गठबंधन, हम लोग तो इंडी गठबंधन ही कहते हैं उसको, उसमें जनता के अंदर सीधा संदेश है कि ये विश्वसनीय लोग नहीं है और ये सभी वही लोग हैं जो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के आरोप इनके ऊपर लगे हैं या भ्रष्टाचार के मुकदमे चल रहे हैं या फिर सजा याफ्ता है या फिर बेल पर हैं। इस तरह के लोग अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए एकजुट होने का प्रयास, ईडी सीबीआई का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं और गलत आरोप लगाकर आप लोग उनके ऊपर दबाव बना रहे हैं। फिर तो इनके यहां से रुपयों की बरामदगी नहीं होनी चाहिए थी। सैकड़ों करोड़ जो रुपए बरामद हो रहे हैं, जो ईडी ने जब्त किए हैं लाखों करोड़ रुपए, वो कहां से आ रहे हैं? वो भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ी रख दिए उनके घर में।
तो आखिर बरामद हो रहे हैं ना। ईडी तो स्वतंत्र स्वायत्त संस्था है, वो अपना काम कर रही है और जहां उसको सूचना मिलती होगी वहीं जाती है और वहां से ठीक वो है, उस ठीक है, तरह चलिए का, थोड़ा समय सामान भी ब्रेक लेकर होगा, के आती है। लेकिन कुछ कहना चाह रहे हैं रमाकांत पटेल जी। देखिए, इन्होंने भ्रष्टाचार की बात कही, मैं अजीत पवार का बोलना चाहता हूं। प्रधानमंत्री जी भोपाल में जिस अजीत पवार पे 70,000 करोड़ रुपए का आरोप लगाते हैं, उसको 4 दिन के बाद माला पहना के अपनी पार्टी में शामिल कर लेते हैं। एकनाथ शिंदे पहले इनकी नजर में भ्रष्ट थे, बाद में इनको मुख्यमंत्री बना देते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया को तो शिवराज जी ने गद्दार कहा था, बाद में भारतीय जनता पार्टी में शामिल करके इनको मंत्री बना देते हैं, केंद्रीय मंत्री बना देते हैं। तो भ्रष्टाचार के मामले में कौन सी पार्टी कितनी निष्पक्ष है दिखना चाहिए। केजरीवाल ने भी वो लिस्ट बनाई थी, वो लिस्ट सबको पता कि कौन कौन भ्रष्टाचार है और उन्हीं के साथ आप लोग आज गठबंधन में। तो सवाल तो मुझे लगता है ये तो जरूर जनता हर किसी से जरूर पूछती है। लगातार बीजेपी इस पर काम कर रही है, कई योजनाएं बीजेपी की चल रही है, कई विकास यात्राएं बीजेपी ने शुरू कर दी है और वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में भी सीट शेयरिंग को लेकर मामला फंसा हुआ है। मयंक शर्मा जी, बीजेपी ने यहां पर गांव चले अभियान शुरू किया है और 10% वोटर प्रतिशत बढ़ाने का यहां पर एक अपना एक एम रखा हुआ है। यो दूसरी तरफ अगर हम बात करें यहां पर देखिए, विकसित भारत संकल्प यात्रा की भी शुरुआत कर दी है जो 2047 को इंगित करता है और गृह मंत्री अमित शाह भी कह चुके हैं कि हम कोई 5-10 साल में हम रणनीति लेकर नहीं आए, हम तो 2050 तक हम सत्ता में रहेंगे, उसके हिसाब से हम रणनीति बना रहे हैं। तो एक लंबी रणनीति के साथ यहां पर बीजेपी मैदान में है। वहीं दूसरी तरफ आप लोग अभी उस रणनीति को शायद बेहतर तरीके से अमली जामा नहीं बना पा रहे, जो रणनीति आप लोग सोच के चल रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी की एक तरफ भारत जोड़ो न्याय यात्रा तो चल रही है, लेकिन उस पर ममता बनर्जी आरोप भी लगाती हैं कि हमें कोई उसकी सीधे तौर पर जानकारी नहीं दी गई, इसलिए हम, और फिर जिस तरह से अधीर रंजन की बात है, अधीर रंजन लगातार ममता बनर्जी के ऊपर या उनकी पार्टी के ऊपर बयान देते रहे, इसलिए उन्होंने कहा है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। और वहीं पंजाब की जो मैंने आपको जिक्र किया ही था, अभी उत्तर प्रदेश में भी कोई मामला फंसा हुआ है, क्लियर नहीं है। जेडीयू आरजेडी का क्या होगा पता नहीं, बिहार में बड़ी उठापटक चल रही है, वहां पर दोनों साथ रहेंगे नहीं रहेंगे, अभी इसको लेकर बहुत कश्मकश बना हुआ है। नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में रहेंगे या फिर वापस एनडीए में जा सकते हैं, बड़ा उठापटक यहां पर चल रहा है। तो ये सारी उठापटक कैसे आप इसको मैनेज करेंगे, क्योंकि कुछ ही महीने बाकी हैं लोकसभा चुनाव होने में। भागीरथ जी, मैं समझता हूं कि ये जितने भी आपने मसले बताए, ये हमारा पारिवारिक मसला है। ये लोकतंत्र को बचाने के लिए जो लोग एक साथ आए उन सब का मसला है। लेकिन साथ तो कहां आ रहे हैं, बड़ी बात तो यही है। मैं जी साथ कहां आ रहे हैं, आप लोग बस बोल रहे हैं साथ में, लेकिन साथ में कहां आ रहे हैं। पंजाब में अलग चुनाव लड़ रहे हैं, बंगाल में अलग चुनाव लड़ रहे हैं, यूपी में भी सीट शेयरिंग नहीं हो पाई है, तो साथ कहां है? बोल तो सब रहे हैं हम साथ में, लेकिन साथ है कहां? भागीरथ जी, समीकरण को समझते हुए हमने पंजाब में फैसला किया है कि हम लोग अलग अलग चुनाव लड़ेंगे। उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि आम आदमी पार्टी अभी सत्ता में है। वहां पे जब सत्ता और विपक्ष दोनों एक साथ मिल जाएंगे तो जनता कैसे भरोसा करेगी, उस तरीके से हमने समीकरण को समझते हुए मैं वही कह रहा हूं। तो आप ये कह रहे हैं कि जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं, वहां ये बताना चाह रहे हैं कि देखिए हम दोनों अगेंस्ट में, सत्ता में आप पार्टी है लेकिन हम विपक्ष में, इसलिए हम विरोध करते हैं सरकार का, लेकिन दिल्ली में साथ लड़ने की बात करें तो कहीं ये भ्रमित करने की बात नहीं हो रही जनता को? देखिए, आम आदमी पार्टी से हमारा पहले भी गठबंधन हुआ है, ऐसी बात नहीं है। जब आम आदमी पार्टी की पहली बार सरकार बनी थी दिल्ली में, तो कांग्रेस ने उस आम आदमी पार्टी साफ कर चुकी है, हमने कोई गठबंधन नहीं किया है, कांग्रेस पार्टी ने हमें बाहर से समर्थन दिया, कई बार बोल चुकी है। उसमें केजरीवाल भी बोल चुके हैं, आम आदमी पार्टी भी बोल चुकी है कई बार। देखिए, नाराजगी हो जाती है कई बार भागीरथ जी, उसको मैं मुद्दे पे आना चाहूंगा। ठीक है। भाजपा को, अभी मैं सुन रहा था भाजपा के प्रवक्ता को, उन्होंने बोला भाजपा को फायदा होगा, कल्याण सिंह जी का क्षेत्र है, हम तैयार है, हम जीतेंगे। पिछली बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश कमजोर था, इस बार मजबूत करेंगे। उनका एक बार भी ऐसा जिक्र नहीं आया कि जनता को मजबूत करेंगे, जनता की सरकार बनेगी, हम जीतेंगे, हमारी सरकार बनेगी। हमेशा उनका ये कहना था। दूसरी तरफ हम कहते हैं हम जनता की सरकार लेके आएंगे, जो तानाशाही चल रही है उसके खिलाफ हम सरकार बनाएंगे, जो लोकतंत्र को लीकतंत्र होते हुए हम लोग देख रहे हैं, हम उसके खिलाफ सरकार लेके आएंगे। दूसरी चीज, भागीरथ जी, किसानों के सम्मान की अभी बात करी भाजपा के प्रवक्ता ने, तो मैं किसानों के सम्मान में सिर्फ यही बोलूंगा कि ये वो किसान आंदोलन जो 1.5 साल चला, ठंड में ठिठुरती ठंड में वो किसान बैठा रहा, उनकी सुध लेने ना प्रधानमंत्री जी आए ना गृह मंत्री जी आए, बल्कि उत्तर प्रदेश के एक नेता के बेटे ने किसानों को कुचल कर मार दिया। ये इस देश में जो हमें अन्न देता है उसका सम्मान कैसे हो गया भागीरथ जी? दूसरी चीज, ये एक नारा दिया था, बहुत हुआ है भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार, और यही नरेंद्र मोदी जी थे और अमित शाह जी थे जिन्होंने आरोप लगाया था अजीत पवार पर और हेमंत बिस्वा शर्मा पर। आज अजीत पवार उनके गठबंधन में शामिल है।
हेमंत बिस्वा शर्मा आज उन्हीं की पार्टी के असम के मुख्यमंत्री हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि जब जो कोई हमसे दूर होता है, जब तो हम उस पर आरोप लगा लें, और जो जैसे ही वो हमारी पार्टी में आ गया या हमसे गठबंधन कर लिया या हमें राजनीतिक लाभ पहुंचाने का कार्य किया, वो हमारा दोस्त हो गया, उसको माफ हो गया, सारा भ्रष्टाचार माफ हो गया। तो क्या ये सही राजनीति है क्या भागीरथ जी? क्या इस राजनीति का हम युवाओं को ये प्रेरणा देंगे क्या भागीरथ जी? ठीक है, आप जिस तरह से कह रहे हैं, लेकिन मैं फिर से वही कह रहा हूं, मैं तैयारियों की यहां पर हम चर्चा कर रहे हैं कि कौन किस तरह की तैयारी में यहां पर मुशर्रफ है, कौन तैयारी में ज्यादा आगे। रविंद्र प्रताप जी, बीजेपी की तरफ से विकसित भारत संकल्प यात्रा, तो आपको 2024 का इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, बिल्कुल, मैं इसलिए वही कह रहा हूं, तैयारी पर हम चर्चा कर रहे हैं। रविंद्र प्रताप जी, बीजेपी की तरफ से विकसित भारत संकल्प यात्रा, गांव चले अभियान, 10% यहां पर अपना वोट प्रतिशत बढ़ाने का टारगेट, 400 प्लस यहां पर टारगेट, बहुत सारे अभियान यहां पर बीजेपी की तरफ से चले हुए। दूसरी तरफ देखें तो आप लोग की तरफ से ऐसा कोई अभियान अभी जमीनी स्तर पर नहीं शुरू किया गया है, ना इंडिया गठबंधन की तरफ से, ना अगर मैं देखूं इंडिविजुअली सभी पार्टियों की तरफ से। तो कैसे आप लोग, क्योंकि कुछ ही महीने बाकी हैं और देखते हैं हम। हाँ, देखा कांग्रेस की तरफ से, देखें भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत चल रही है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा चल रही है, लेकिन इसके पहले भारत जोड़ो यात्रा भी हुई, इसका कितना असर हुआ यह हमने विधानसभा चुनाव में देखा है। तो तैयारी को लेकर जो मैं बात कर रहा हूं, तैयारी में तो कम से कम बीजेपी आगे दिखाई दे रही है। अभी बीजेपी ने जैसा बताया जाता है 5 लाख करोड़ रुपया खर्च कर दिया प्रचार में। प्रचार में ऐसा भी कर दिया है कि कलकत्ता का पुल उठा के लाके उत्तर प्रदेश में दिखा दिया, इतना विकास कर दिया है बीजेपी। और इतना ही काम कर रही थी तो 9 राज्यों तक सीमित क्यों है? अब आपने कहा कि बहुत सारे उनके कार्यक्रम चल रहे हैं। कार्यक्रम हमारे चल रहे हैं, जून से चल रहे हैं। साइकिल यात्राएं, पहले जन जागरण यात्रा करके चली, फिर साइकिल यात्रा चली, अब पीढ़ी यात्रा चल रही है लगातार जून से। और लक्ष्य है 25,000 किलोमीटर का, मेरे ख्याल से विश्व की सबसे लंबी साइकिल यात्रा होगी, जो जाके जंतर मंतर पे खत्म होगी। 98,000 आबाद ग्राम है उत्तर प्रदेश में, अब तक हम 52,000 आबाद ग्राम में पहुंच चुके हैं, जहां जाके इनकी असफलताओं को बताते हैं। आपने पश्चिमी उत्तर मोदी जी के अभियान की बात कर दी। मोदी जी जो बुलंदशहर में आए हुए हैं भाषण देने के लिए, वो भाषण देने के लिए नहीं आए हुए, न चुनाव अभियान की प्रचारी में आए। जरूर एक डर है, वहां पर आए हैं वो फ्रेट कॉरिडोर का उद्घाटन करने के लिए। तो चाहे वो मुख्यमंत्री रहे हो, चाहे प्रधानमंत्री रहे, वो काम केवल अपने व्यापारी मित्रों के लिए करते हैं। ये फ्रेट कॉरिडोर भी किसानों के छाती पे चढ़ के बना है, उनके व्यापारी मित्रों को लाभ देने के लिए। और अगर विधानसभा की स्थिति करते हैं तो जहां से मोदी जी भाषण दे रहे थे, वहां से ऊपर 34 सीटें हैं। उन 34 सीटों में से हमारे आरएलडी के गठबंधन ने 18 सीटें जीती थी और 16 सीटें भाजपा ने जीती थी। तो मोदी जी हो सकता है कि अपने व्यापारी मित्रों को लाभ देने के साथ साथ में ये भी काम करूं। मैं उत्तर प्रदेश का हूं, इसलिए उत्तर प्रदेश की बात करूंगा, थोड़ी देर के लिए समय दे दीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश सबसे बीमारू राज्य बन गया है, सबसे ज्यादा कर्जदार है। यहाँ पे जो नेशनल आय है वो 14,000 है, उत्तर प्रदेश की आय 6,000 प्रति व्यक्ति से कम है। 10 औद्योगिक राज्यों में उत्तर प्रदेश कहीं पर भी नहीं है। एनसीआरबी की रिपोर्टों के अनुसार में सबसे ज्यादा अपराध उत्तर प्रदेश में होते हैं। महिलाओं के प्रति भी सबसे ज्यादा अपराध उत्तर प्रदेश में होते हैं। एक ओडीओपी कार्यक्रम लेके चले थे, तो ओडीओपी कार्यक्रम के 4 बड़े जिले बता दें, सहारनपुर लकड़ी का, बरेली प्लाईवुड का, देवरिया खांडसारी का, सब खत्म हो गया है ही नहीं कहीं पर। फिर 40,000 करोड़ रुपए लेके आए, बताते हैं, प्रचार करते हैं, है कहाँ 40,000 करोड़ रुपए? अगर 40,000 करोड़ रुपए है तो क्यों 1 लाख किसानों ने हत्या किया? ठीक है, ये वो सारे मुद्दे हैं जिसको लेकर आप लगातार बीजेपी पर आरोप लगाते रहे हैं, लेकिन अभी तक उत्तर प्रदेश में क्या वजह है, सीट शेयरिंग क्यों नहीं हो पाई है? बसपा की तरफ से तो कह दिया गया है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, और लेकिन क्या वजह, कब तक सीट शेयरिंग हो पाएगी क्या? या फिर यहां पर भी कुछ मामला फंस रहा है, जैसे हमने पश्चिम बंगाल में देख रहे हैं या फिर हमने पंजाब में देखा? क्या वजह, इतना समय क्यों लग रहा है? 1 मिनट बता रहा हूं, ये आरोप नहीं है, ये सारे आंकड़े हैं जो भारत सरकार ने दिए। दूसरी बात, मेरे पास 543 सीटों के गठबंधन की लिस्ट है। भारतीय जनता पार्टी अपने 543 गठबंधन की लिस्ट हमें दे दे, हम यहीं अभी तुरंत उसको ओपन कर देंगे।
और वो बता दे कौन सी 38 पार्टियां हैं उसके गठबंधन में, तो अभी यहीं पर तुरंत खुलासा कर दे, हम भी खुलासा कर देते हैं 543 सीटों। नहीं, मैं तो आपसे सीट शेयरिंग को लेकर पूछ रहा हूं, क्या कब तक ये चीजें उत्तर प्रदेश में क्लियर हो पाएगी, या फिर कुछ मामला फंसा हुआ है जैसे हमने बंगाल में देखा है या हमने पंजाब में देखा है, कोई मामला तो नहीं फंसा है, या फिर सीट शेयरिंग को लेकर किस तरह की बातचीत कब तक ये पूरी हो पाएगी? भगीरथ जी 543 सीटों पे गठबंधन हो चुका है, मैं तो खोलने की नहीं, मैं तो उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं। उत्तर प्रदेश में सपा कितने में लड़ रही है, कांग्रेस कितने में लड़ रही है? उत्तर प्रदेश 543 सीटों में आता है। तो उसको आप कम से कम उसको आप सामने पब्लिक प्लेटफॉर्म में तो लेकर आइए कम से कम। भाजपा लेके आ जाए, 38 दल का गठबंधन सरकार है, हम ठीक है। तो आप ठीक है, आप कह रहे हैं कि बीजेपी नहीं बता रही इसलिए हम नहीं बता रहे हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, सुनिए, ठीक है ठीक है, नहीं बताएंगे। ठीक है सुनील त्रिपाठी जी, ठीक है। यहां पर देखिए सीट शेयरिंग को लेकर अब साफ कह दिया कि बीजेपी नहीं बताएगी इसलिए हम नहीं बता रहे हैं, लेकिन इसको लेकर लगातार यहां पर सवाल जवाब तो होते रहते हैं। लेकिन जिस तरह से 10% यहां पर वोट प्रतिशत बढ़ाने की बीजेपी ने एक अभियान शुरू किया, आपको लगता है कि बीजेपी इसमें सफल हो पाएगी, या फिर इतना आसान नहीं है 10% यहां पर वोटर को यहां पर अपने पाले में लेकर आना और वोट प्रतिशत बढ़ाना? देखिए भागीरथ जी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी 10% वोटर अपने बढ़ाएगी। कारण है कि अभी तक विपक्ष चर्चा ही नहीं कर सका कि कौन नेता इनका रहे, कौन प्रधानमंत्री बनेगा। भारतीय जनता पार्टी प्री प्लानिंग के साथ जनता के बीच में अपने संदेश और अपने जो उपलब्धियां अपनी उनको निरंतर दे रही है। ग्रामीण अंचलों में देखिए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता कहीं चावल लेके जा रहे हैं, कहीं कोई सामान लेके डोर टू डोर लोगों से संपर्क स्थापित कर रहे हैं। मैं आरपी सिंह जी हमारे मित्र हैं, मैं एक बात निवेदन साहब कहना चाह रहा हूं इनसे कि उत्तर प्रदेश में अगर सब कुछ ठीक ठाक था तो आपकी सरकार क्यों चली गई? लॉ एंड ऑर्डर पे जो हाहाकार मचा था उत्तर प्रदेश में आरपी सिंह जी, वो उत्तर प्रदेश के लोग बाखूबी जानते हैं। आप भी यूपी रहने वाले, मैं भी यहां रहने वाला हूं। डीजीपी ऑफिस के सामने 17 साल की बच्ची के साथ निर्भय रेप किया गया और मार के उसको डीजीपी ऑफिस सामने टांग दिया गया। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बता दीजिए। किसानों की आप चर्चा करते हैं भागीरथ जी, यही कांग्रेस है जो 5,000 रुपए के टैक्स के लिए जो लगान और सिंचाई होती थी, किसानों को 15-15 दिन एसडीएम की जेल में डाल देती थी। मैं आपके राष्ट्रीय चैनल्स कह रहा हूं, अगर गलत कह रहा हूं तो मेरा खंडन कर दीजिए। कुछ दिन तक मुलायम सिंह जी के कार्यकाल में ऐसा हुआ, लेकिन जब नेताजी के संज्ञान में आया किसानों का दशा हो रहा है, नेताजी ने वो व्यवस्था खत्म कर दी। तो आप ऐसे से जुल्म किसानों के ऊपर किए हैं, फिर आप कहते किसानों की चर्चा करते हैं, तो मुझे व्यक्तिगत बहुत कष्ट होता है। और आज खाद बीज पानी किसानों को आसानी से मिल रहा है। हाँ, ये जरूर है, आरपी की बात से मैं सहमत हूं कि रेट बढ़ गए हैं, लेकिन किसान लाठियां तो नहीं खा रहा कम से कम। ठीक है, और क्या वजह है, क्या जिस तरह से हम पंजाब में देख रहे हैं, हम बंगाल में देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश में ऐसा देखने को नहीं मिलेगा? आसानी से वहां पर सीट शेयरिंग हो जाएगी, कोई समस्या तो नहीं होगी? हालांकि आरपी जी बोल चुके हैं सीट शेयरिंग हो चुकी है, बस घोषणा हमने नहीं की है। देखिए, हमसे पूछ रहे जी? हाँ जी, आप ही से पूछ रहा हूं, कोई समस्या तो नहीं सीट शेयरिंग में वहां पर? नहीं, यहां समस्या सीट शेयरिंग तो हाई है। अगर होती नहीं तो अब तक अखिलेश जी अपना ट्रंप खोल चुके होते। निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी भी असमंजस की स्थिति गुजर रही है। वही कहावत है कि हमने मिलाया हाथ तो इसमें खता नहीं, कब तक चलोगे साथ तुम हमको पता नहीं। ये गठबंधन की स्थिति है कि ये गठबंधन पूर्ण रूप से कंफ्यूज है कि हम उत्तर प्रदेश में किसको पैरेलल करें, पंजाब में किसको पैरेलल करें। आप पार्टी की समस्या है, बंगाल में ममता जी की स्थिति है, बिहार में यही स्थिति है। तो इस तरह से ये विपक्ष कंफ्यूजन की स्थिति से गुजर रहा है। और मुझे फिर दोबारा कहना पड़ रहा, कहीं ऐसा न हो कि चुनाव आयोग अपनी तिथि घोषित कर दे और तब तक ये लोग गठबंधन। ठीक है रमाकांत पटेल जी, क्या कुछ कंफ्यूजन है गठबंधन में, या फिर आपको लग रहा है कि कांग्रेस बड़ा दिल नहीं दिखा रही है इसलिए बंगाल में मामला नहीं जम पाया, पंजाब में आप कह रहे हैं कि आप दोनों एक सहमति के साथ बढ़े, लेकिन बड़ी पार्टी कांग्रेस है, क्या कांग्रेस बड़ा दिल नहीं दिखा पा रही है इसलिए अभी सीट शेयरिंग को लेकर कई जगह मामला फंसा हुआ है? देखिए, इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग की अगर बात करें तो निश्चित तौर पे चर्चाएं तो सभी जगह पे हो रही हैं और सीट शेयरिंग हो चुकी हैं औपचारिक रूप से, बस उसकी घोषणाएं बाकी हैं, कहीं कोई मामला नहीं है। दूसरी बात ये कि अगर इतनी ही बात आ रही है
तो मैं कहता हूं अच्छा, एनडीए आप के कह रहे हैं साथ सीट जो शेयरिंग हो चुकी है, ये सीट कब की बात है? शेयरिंग- क्योंकि अभी 2 दिन सीट पहले ही ममता शेयरिंग- बनर्जी ने ऐलान किया है कि हम अकेले लड़ेंगे। आप लोग ने भी कुछ दिन पहले ऐलान किया, देखिए, तो क्या ये सीट पहले से शेयरिंग- क्लियर था? सीट पहले से क्लियर शेयरिंग था हो कि गई ममता ना। बनर्जी अकेले लड़ेंगी और आप भी अकेले लड़ेंगे? सीटों का बंटवारा हो गया ना, तभी तो ऐलान हुआ है। तो सीट शेयरिंग तो हो गई है, अब कहां पे कौन लड़ेगा ये तय होना बाकी रह गया है। ये भी लगभग तय है। जैसे अगर पंजाब की 13 सीटों की बात करें तो 40 उम्मीदवार हमारे पास है। 40 उम्मीदवारों ने आवेदन कर रखा है। तो अगर एनडीए भी अगर ये सवाल कर रहा है या उंगली उठा रहा है, तो मैं एनडीए से कहना चाहता हूं कि भाई आपके साथ जो 37 अन्य दल हैं, आप बतलाएं किसको कितनी सीटें दिए हैं, बतलाएं। ये लोग हमसे तो सवाल कर रहे हैं। नहीं रमाकांत जी, देखिए आप लोग से सवाल इसलिए हो रहा है क्योंकि इस तरह से जो गठबंधन है पहली बार देखने को मिल रहा है। बड़ी बड़ी पार्टियों का जो क्षेत्रीय पार्टियां रही हैं, बड़ा बड़ा इस तरह गठबंधन पहली बार देखने को मिल रहा है, क्योंकि इसमें वो बहुत सारे बड़े बड़े नेता हैं जिनका अपने क्षेत्र में वर्चस्व है। इसलिए आप लोग से लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं, क्योंकि ये गठबंधन का जो अलायंस है, ये आप लोग ने इसका निर्माण किया कुछ समय पहले, कुछ महीने पहले। यूपीए पहले से रहा है, लेकिन पहली बार इस तरह से आप लोग चुनाव लड़ रहे हैं। पहले अक्सर ये था कि चुनाव लड़ने के बाद हम साथ में आते थे, लेकिन चुनाव से पहले आप लोग ने गठबंधन का ऐलान किया, लेकिन चीजें नहीं हो पा रही जैसा आप लोग चाह रहे हैं। भागीरथ जी, चर्चाएं हो चुकी हैं। चर्चा होने के बाद में रिजल्ट भी आ गया है और कुछ दिन के बाद जो है ये चीज़ें पटल पे भी आ जाएंगी कि कहाँ पे कौन पार्टी का कौन सा नेता लड़ेगा, ये भी सामने आ जाएगा। ये कोई बड़ी चीज़ें नहीं है, ये होता है जब सीट शेयरिंग की चर्चाएं चल रही हैं। हमारे नेता खुले दिल से चीज़ों को एक्सेप्ट भी कर रहे हैं और जो दल इसमें शामिल हैं गठबंधन में, इंडिया गठबंधन में, वो सब इन चीज़ों को मानेंगे भी, मानने के लिए सब तैयार भी हैं। ऐसा कहीं कोई मामला नहीं है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कोई समस्या नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। गौरव मिश्रा जी, सीट शेयरिंग को लेकर लगातार आप आरोप लगाते रहे हैं कि सीट शेयरिंग नहीं हो पा रही है, लेकिन रमाकांत जी भी कह रहे हैं, रविंद्र प्रताप जी भी कह रहे हैं, भाई सीट शेयरिंग तो पहले हो चुकी है, बस घोषणा हमने नहीं की है। आप जब घोषणा करेंगे हम भी कर देंगे। इंडी गठबंधन किसने बनाया? नाम बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ी? 2019 में भी ऐसे ही 23-24 जोड़े हाथ एक साथ उठते थे और उस समय भी उस गठबंधन का क्या हश्र हुआ आपको पता है। देखिए, इंडी गठबंधन जैसी कोई चीज है ही नहीं, ये सब पूरे बिखरे हुए और वो दिन दूर नहीं। शांत रहिए, आप नहीं बोल रहे थे, मैं नहीं बोल रहा था। इंडिया नाम है, आप शांत रहिए, पहले आप उसको करेक्ट करिए। सुनिए, अरे भाई उसको करेक्ट करिए ना। आप इंडी गठबंधन हम बोल रहे हैं, उसको जब आप करेक्ट करिएगा तो वही आएगा। करेक्ट करिए। आप उसको ट्रांसलेट कर लीजिए, इंडी गठबंधन ही है। अरे भाई, इंडी गठबंधन है, आप इंडी गठबंधन है, गठबंधन इंडिया गठबंधन है, और इतना ही नहीं, इंडिया गठबंधन है। और आपको क्यों नई आपकी जानकारी जबान क्यों टेढ़ी हो रही है इंडिया बोलने में? छोटे-छोटे कांग्रेस के खिलाफ ही लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। दर्द क्यों हो रहा है? कांग्रेस के खिलाफ ही मोर्चा बनाने की तैयारी कर रहे हैं। आप पहले इंडिया बोलिए, इंडिया गठबंधन है। स्पष्ट है कि देखिए, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की एक सीट है, गठबंधन नहीं कहते, एक सीट है, समाजवादी पार्टी इंडिया ही बोलते हैं ना। तो इंडिया को इंडिया बोलिए, सब पे चाहिए। इंडिया को इंडिया बोलने में क्या दिक्कत है? 2 सीटें क्या दिक्कत है इंडिया बोलने में? टीएमसी ने कह दिया कि 2 पे लड़ना और लड़ो, नहीं अपना रास्ता नापो, हम सब पे लड़ेंगे तो हमारा कुछ नहीं बना बिगाड़ सकते। तो बहुत सीधे और स्पष्ट तौर पर इंडी गठबंधन के घटक दलों ने अपने मंतव्य को साफ किया है। और सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये भारतीय जनता पार्टी से क्या तुलना करेंगे? ये तो अपने आप को बचाने की कवायद में लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है वो लेकिन आरोप तो आपके ऊपर भी लग रहे हैं, क्योंकि आपका जो गठबंधन है उन्होंने भी क्लियर नहीं किया कौन कहां से लड़ेगा, कितनी सीटों पर लड़ेगा। आरोप तो विपक्षी पार्टी के नेता आप पर भी लगा रहे हैं। आपने भी कोई ये भी घोषणा नहीं की है कौन कितनी सीटों पर लड़ रहा है, कहां से लड़ रहा है। नहीं, हमारे यहाँ तो कोई बैठकों का टूरिज्म नहीं ना चल रहा है भगीरथ जी। सीट शेयरिंग को लेकर के कोई बैठक पे बैठक नहीं चल रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं खेल रही है भारतीय जनता पार्टी या एनडीए का इलाज। हमारे यहाँ सब कुछ तय है, इंटैक्ट है। भारतीय जनता पार्टी सबसे ज्यादा सीट लड़ करके आती है और अपने घटक दलों को प्रमुख पदों पर बैठाती है। जो सबसे कम सीट लेकर के आया था बिहार में, उसको मुख्यमंत्री बनाती है। तो आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी की तुलना नहीं की जा सकती। ठीक है। एक अहम सवाल और पूछूंगा। अभी जेडीयू आरजेडी में जिस तरह से अभी बात सामने आ रही बिहार में, इसको लेकर आप लोग की तरफ से बड़ी बड़ी बैठक हो रही है, क्या कुछ हो रहा है बिहार में? जी भागीरथ जी, मैं कह रहा हूं जिस तरह से बिहार में भी जेडीयू आरजेडी को लेकर तमाम बड़ी खबरें आ रही हैं, आप लोग की तरफ से भी बीजेपी ने भी इसमें कुछ बड़ी बैठकें की हैं, तो क्या कुछ हो रहा है बिहार में? जनता यहां पर कुछ जरूर जानना चाहेगी। देखिए, तो स्वाभाविक है, जो जनता दल यूनाइटेड के पास जो लोकसभा की सीटें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के लड़े थे। वो किस फेस के साथ जनता के बीच में जाएंगे, आज उनके सामने वो चुनौती आसन्न है, बिल्कुल खड़ी है। जनता पूछ रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री जी मोदी जी का
फेस भी है और उनकी विश्वसनीयता है जिसके आधार पर जनता ने वोट किया था। तो इस आधार पर अगर वो ये मान ले कि नहीं ये हमारी उनकी पेटेंटेड सीट है, तो वो उस चुनौती से वो जूझ रहे हैं और निश्चित रूप से इसका पटाक्षेप होगा और कुछ ना कुछ इसका निर्णय आएगा। और वो निर्णय क्या आएगा? एनडीए में शामिल होंगे नीतीश कुमार? देखिए, निर्णय तो भविष्य के गर्त में है और भविष्य बताएगा कि क्या निर्णय होगा, लेकिन एक बात तो बहुत साफ और स्पष्ट है कि यह परिस्थिति आनी ही थी, इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं था। इस परिस्थिति में बीजेपी किस तरह से इसमें एंट्री मारेगी, ये जरूर देखने वाली बात होगी। ठीक है। मयंक शर्मा जी, देखिए जिस तरह से यहाँ पर बीजेपी की लगातार यहाँ पर रणनीति के बाद एक बनती जा रही है, बिहार में भी थोड़ा सा भी घमासान मचा हुआ है, जेडीयू आरजेडी, हालांकि अभी पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ, स्पष्ट नहीं हुआ कि वहां पर क्या चल रहा है, लेकिन हर कोई किसी की बड़ी बड़ी बैठकें वहां पर चल रही है। लेकिन इंडिया गठबंधन में जो भी क्षेत्रीय पार्टी अकेले लड़ रही है, खासकर हम ममता बनर्जी की बात करें, वो सीधे आपके ऊपर आरोप लगाते हैं, आप बड़ा दिल नहीं दिखा रहे हैं गठबंधन में। आप देखिए, मैं बार बार यही बात बोलूंगा कि हमारे घर का मामला है, हम घर में सुलझा लेंगे। और कुछ चीजें ऐसी होती है जो टीवी चैनल पे डिबेट में नहीं बताई जा सकती कि हमारी बातें हुई हैं कि कितनी सीटों पर हमें लड़ना है या नहीं लड़ना। पब्लिक प्लेटफॉर्म में बोला जा रहा है, सीधा आरोप लगाया जा रहा है आपके ऊपर, आप बड़ा दिल नहीं दिखा रहे हैं। आप नहीं, हमारा बिल्कुल बड़ा दिल है और हम बिल्कुल जनता के लिए चुनाव लड़ना चाहते हैं। और ऐसी तानाशाही सरकार के खिलाफ जो भी लड़ना चाहता है, इस तानाशाही सरकार के खिलाफ, उसके हम साथ हैं और हम बिल्कुल बड़ा दिल दिखाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और आप देखिए, इंतजार करिए। अच्छा, आप जब बोल रहे थे रवीन जी मुस्कुरा रहे, पता नहीं क्यों रवीन जी मुस्कुरा क्यों रहे हैं आप, जब मयंक शर्मा जी कह रहे हैं हम बड़ा दिल दिखाएंगे? मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम 3 पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं और हम मान रहे हैं कि हमारा गठबंधन हो चुका, सीटें भी फाइनल हो चुकी हैं, लेकिन ये जबरदस्ती है कि नहीं आपकी सीटें फाइनल नहीं हुई हैं। हम लोग मान रहे सीटें फाइनल हो गई, लेकिन जबरदस्ती है कि आपकी फाइनल नहीं हुई है। नहीं, ठीक है, मैंने तो बीजेपी के नेताओं से ही बोला कि आप जब घोषणा करेंगे वो भी घोषणा कर देंगे। लेकिन आप मुस्कुरा क्यों रहे थे? आप जब बड़ा दिल पर मयंक शर्मा जी कह रहे थे कि हमारा बड़ा दिल है। हम मान रहे हैं कि हम तैयार हैं, लेकिन जो आदमी बीच में है वो कह रहे नहीं आप तैयार नहीं है। अरे भाई, हमें करना है, हम कर चुके हैं, अब दूसरा आदमी कहा करे कि आप तैयार नहीं है, तो उसमें हमारे ऊपर क्या? नहीं तो बीजेपी जब घोषणा करेगी सीटों को लेकर, तभी आप लोग घोषणा करेंगे क्या? बीजेपी तो घोषणा कर चुकी है कि उनके वहां कोई लड़े उड़ेगा नहीं। बताइए ना, विधानसभा चुनाव में कौन लड़ा था? नहीं, आपने पहले कहा था ना कि जब बीजेपी घोषणा करेगी तब हम घोषणा करेंगे कौन कौन सीटों में कहां से लड़ रहा है और कितनी सीटों पे लड़ रहे हैं हम। हालत में मैं बता दिया, हमारे वहाँ 543 सीटें फाइनल हैं। जिस दिन बीजेपी कर देगी उस दिन हम घोषणा कर देंगे। अभी कर दे तो अभी कर देंगे। ठीक है, चलिए, ठीक है। एक लास्ट कमेंट ले लेता हूं सुनील त्रिपाठी। सुनील जी, देखिए जिस तरह से सारे घमासान चल रहा है, अगर हम बिहार की राजनीति में बात कर लें, हम बंगाल की बात कर लें, पंजाब की बात कर लें, सब जगह की बात कर लें, ये राजनीति लोकसभा चुनाव में और क्या कुछ उठापटक देखने को मिलेगी? जी, ऐसा है, आरपी सिंह जी इसलिए मुस्कुरा रहे हैं भागीरथ जी, इन्होंने कांग्रेस से पैक करके देखा अंजाम क्या हुआ। शायद हमको लगा हमारे आरपी सिंह जी उसी भविष्य जो वक्त गुजरा उसमें पहुंच जाते हैं और देखते हैं कि समाजवादी पार्टी कितना फायदा हुआ, कितना नुकसान हुआ। इसीलिए आरपी सिंह मुस्कुरा रहे हैं कि ये गलती की, हम दोबारा गलती नहीं करूंगा। नहीं, वो तो कह रहे हैं सीट हमारी फाइनल हो चुकी है, हम घोषणा करेंगे जब बीजेपी के नेता या बीजेपी पार्टी घोषणा करेगी। मैं बड़ा निवेदन साहब कहना चाह रहा हूँ भागीरथ जी, आरपी सिंह जी से, कि वहां विवाद तो नहीं हो रहा है, चिरकुट गिरगिट इस तरह शब्दों का एक दूसरे पर वार तो नहीं हो रहा है। चलिए, ठीक है, चलिए, हमारा समय भी समाप्त हो गया। हालांकि चर्चा तो बहुत और लंबी चल सकती है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, गौरव मिश्रा जी, मयंक शर्मा जी, रविंद्र प्रताप जी, सुनील त्रिपाठी जी, रमाकांत पटेल जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में बीजेपी ने एक चुनावी अभियान की शुरुआत कर दी है, हालांकि बीजेपी कहती है कि हम 24/7 हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं, विपक्षी पार्टी भी कहती है, और कई बहुत सारी जो योजनाएं हैं, जो यात्राएं हैं, वो बहुत लंबे समय से चल रही है। और वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की बात कर लें, अभी सीट शेयरिंग को लेकर मामला फंसा हुआ है, लेकिन विपक्षी पार्टियों के नेता कह रहे थे कि हमारी सीट शेयरिंग हो चुकी है, हम घोषणा कर देंगे जब बीजेपी भी घोषणा कर देगी अपनी सीटों को लेकर। लेकिन कौन कितनी तैयारी में आगे चल रहा है, मुझे लगता है जब ये लोकसभा चुनाव जब और आएंगे और डेट डिक्लेयर हो जाएगी, उस वक्त और सामने आ जाएगा। लेकिन अभी लगातार घमासान तो जारी है दोनों जगह। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।